Hi guys, this is Rutesh Bhardwaj and welcome back to Mythbuster Fitness and today we are back with another video और आज हम बात करेंगे most discussed and most around the mid topic which is intermittent fasting। आज मैं इसके बारे में आपको पूरा गाइडेंस दूंगा how does this fasting work and what are the myths related to it and I will also explain how to cope with those myths and how true the myths are। So कहीं मत जाइएगा, we'll be right back। वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस एंड आज हम डिस्कस करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग आज क्यों डिस्कस करेंगे? बहुत से मिथ्स हैं इस फास्टिंग को लेकर के। इट इज वेरी कि कहा जाता है इट इज वेरी डेंजरस टू योर हेल्थ एंड ये भी मिथ है इसके अराउंड कि इससे इंसुलिन स्पाइकिंग होती है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड में मैं आपको सारे इसके मिथ्स बस्ट करूंगा और इसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इसका इंसुलिन से क्या रिलेशन है, इंसुलिन स्पाइकिंग से क्या रिलेशन है और हाउ डज दिस हेल्प इन ऑल्सो मेंटेनिंग इट। तो सीधा सीधा चलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ पैटर्न ऑफ डूइंग फास्टिंग। मतलब ये इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका एक पैटर्न होता है। जब भी आप एक पैटर्न में एक फास्टिंग फॉलो करते हैं तो उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के 3 पॉपुलर वेज हैं। एक तरीका है 16/8। 16/8 में क्या होता है, आपको 16 आवर्स की विंडो दी जाती है फास्टिंग करने के लिए और 8 आवर्स की विंडो दी जाती है आपको खाने के लिए, यानी कि आप इंटरवल्स में खाते हैं। दूसरा इसका तरीका है 5/2, यानी कि आप हफ्ते के 5 दिन अच्छी डाइट लेते हैं और 2 दिन आप एक कैलोरी डेफिसिट करते हैं जिसमें आप टोटल कैलोरी इनटेक करते हैं 500 से नीचे या 800 से नीचे। तो उसको 5/2 कहा जाता है। उसमें कहा जाता है कि उससे हेल्प होता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। जो इसमें तीसरा तरीका है वो है ईट स्टॉप ईट, जिसमें आप कुछ दिन खाते हैं फिर 1 दिन का ब्रेक लेते हैं, फिर कुछ दिन खाते हैं फिर 1 दिन का ब्रेक लेते हैं, पूरे 1 दिन का फास्ट रखते हैं ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो पाए और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो पाए, आपकी बॉडी एक अच्छी रिकवर कर पाए। तो ये 3 पॉपुलर तरीके हैं जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाती है। अब इसके और भी तरीके हो सकते हैं, इस पे साइंटिफिकली बहुत बहस हुई है कि इसके और कितने तरीके हैं। लोग इसको अपने हिसाब से भी बहुत अडेप्ट करते हैं, अपने ईटिंग पैटर्न के हिसाब से भी बहुत अडेप्ट करते हैं। तो आप ये जानना चाहेंगे कि भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग हम करें ही क्यों? तो गाइस, पहला रीजन व्हाई डू वी नीड टू गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिकॉज इट इज द इजीएस्ट वे टू फास्ट। Intermittent fasting is one of the most easiest and most adaptable form of fasting out there in your health regime। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको? मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप रोज का आपने दिनचर्या देख लीजिए। हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, फिर हम एक 8 से 10 घंटे का विंडो लेते हैं फॉर अस टू रेस्ट वेयर वी स्लीप। अब मैं आपको क्या रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप, ठीक है, आपने 8 से 10 घंटे की नींद ली। 10 घंटे की नींद इज वेरी नॉर्मल फॉर एवरीबॉडी। 10 घंटे की नींद लेके अब आप जब उठते हैं, आप उठने के साथ भी आप ये चीज अडेप्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे को पानी के अलावा कुछ नहीं लेना। उठते ही मेरे को और 4 घंटे की फास्टिंग करनी है, मेरे को ब्रेकफास्ट छोड़ के थोड़ा एक ब्रंच मील की तरफ मूव करना है, जिसकी वजह से मेरी एक 16 घंटे की विंडो पूरी हो जाती है। अब इसमें ये भी फैक्ट आता है कि हम 16 घंटे की ही फास्टिंग करना कोई कंपल्सन है? बिल्कुल नहीं गाइस। यू कैन स्टार्ट विद 12 आवर्स। 12 आवर्स आप रेगुलर इंटरवल में बांट सकते हैं कि आपने 12 घंटे खाया और 12 घंटे आपने फास्टिंग की। इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको ये फायदा होगा कि आप जब 12 आवर्स की विंडो से स्टार्ट करते हैं तो यू कैन रैपिडली इंक्रीज, तो आपकी फास्टिंग और एफिशिएंट होगी। दूसरी चीज, आप इसको टाइमली बढ़ा सकते हैं, आप इसको धीरे धीरे 16 घंटे पे लेके जा सकते हैं ताकि आपको एक नोटिसेबल और अचीवेबल रिजल्ट मिले इस चीज से। तो ये बहुत अच्छा मेथड है और मैं रेकमेंड करता हूँ ये मेथड कि आप डोंट गो बाय द बुक्स कि 16 आवर्स ही आपको करना है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपको फास्टिंग आप कम भी कर सकते हो।
ये डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन हाँ, जिन लोगों से फास्टिंग नहीं होती है, जिन लोगों को फास्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट ऑफ बाय रिड्यूसिंग द आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड इंक्रीजिंग योर विंडो फॉर ईटिंग। एक जो दूसरा रीजन है जिस वजह से हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग चूज करनी चाहिए, इट इज अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट कि आपके जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जीएच जिसको बोला जाता है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से इंक्रीज होते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तब एक्टिवेट होता है जब आप सो रहे होते हैं या बहुत ही एक्टिवली वर्कआउट कर रहे होते हैं। इन्हीं दो रीजंस में आपका ग्रोथ हार्मोन एक्टिवेट होता है। अब ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है? आपकी बॉडी के सेल्स मल्टीप्लाई करना। और इसी के साथ अगर मैं इंसुलिन की बात करूं तो इंसुलिन का एक फंक्शन होता है कि उसी बॉडी सेल को वो वाइडन अप करता है। अब जब भी आप ज़्यादा फास्टिंग करते हैं तो यू आर टेलिंग योर बॉडी, इंस्ट्रक्टिंग योर बॉडी कि आई एम गोना गो ऑन अ रेस्ट ऑफ 16 आवर्स नाउ। तो आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ाने लगता है। आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शन मिल जाता है बाय योर ब्रेन कि हमें अब ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने हैं। तो इससे क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ग्रोथ हार्मोन बढ़ने से आपकी एज अ ह्यूमन बॉडी डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ हार्मोन आपको एक मसल गेन या फिर जो भी लोग मस्कुलर बॉडी पाना चाहते हैं या लोग डेली वर्कआउट करते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन हेल्प्स यू इन बिल्डिंग मसल ऑल्सो, एंड ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो हेल्प्स यू इन अचीविंग अ गुड प्रोटीन सिंथेसिस। अब गाइस बात करेंगे थर्ड रीजन व्हाई वी शुड गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प्स यू इन फैट लॉस। अब फैट लॉस में मैं इसमें पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हाउ डज इट हेल्प इन फैट लॉस। जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आप एक रेगुलर इंटरवल में खाते हैं। आपको फॉर एग्जांपल 8 से 10 घंटे की विंडो दी गई खाने के लिए। अब आप उसमें 3 से 4 मील लेते हैं या फिर 5 मील लेते हैं। तो जब आप एक रैपिडली बहुत सारी मील्स लेते हैं तो उसमें क्या होता है? आपका मेटाबॉलिज्म बहुत इनहेंस हो जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत वर्क करता है, बॉडी बहुत एक्सेसिव अमाउंट में कैलोरीज बर्न करती है टू एक्चुअली एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट व्हाटएवर मैक्रोज एंड माइक्रोज न्यूट्रिएंट्स you are having from that meal, from those meals that you are having in that window. उसके बाद जब हम फास्टिंग करते हैं तो आपको लगता है कि मेटाबॉलिज्म तभी वर्क करता है जब हम खा रहे हैं, जब हम मैक्रो और माइक्रो इनटेक कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। मेटाबॉलिज्म तब भी काम करता है जब आपकी बॉडी उनकी एब्सॉर्प्शन करती है। और फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग पर्टिकुलरली इसलिए ही इतनी अच्छी है फैट लॉस में, क्योंकि जब आप रेस्ट करते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को और एनहांस करती है। बॉडी बहुत अच्छे से अपने मैक्रोज और माइक्रोज को, जो भी आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कुछ भी खाते हैं या फैट्स खाते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, उनकी बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही। आपको जो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। लोग कहते हैं कि मेरा ना साइज नहीं बढ़ रहा है, मेरा चेस्ट साइज नहीं बढ़ रहा है, मेरा बाइसेप साइज नहीं बढ़ रहा है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। बहुत अच्छे आपके मसल रिसेप्टर्स इसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और मैंने पिछले पॉइंट में ही बताया आपको कि जो हैवी डाइट में होते हैं, जो हैवी प्रोटीन लेते हैं, ये बहुत अच्छा फैट लॉस रेजिम है उनके लिए, जो अच्छा प्रोटीन सिंथेसिस अचीव करना चाहते हैं। अब गाइस बात करते हैं अगले रीजन की, जिस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। द नेक्स्ट रीजन इज इट एक्चुअली रिड्यूसेस योर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस जो आपके एजिंग हॉर्मोन्स बढ़ाता है। मतलब कि अगर आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में हैं तो आपके एजिंग हॉर्मोन्स 5 टाइम्स तक बढ़ जाते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग उसमें कैसे हेल्प करता है? इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक बहुत बड़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कंट्रोल करना, और जिसमें सबसे इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप
कहीं भी ये मैं आपसे लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा इस स्टडी के बारे में। और मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत लोगों को है। बहुत से लोग हैं जो 27-28 साल की या 29-30 साल की उम्र में ही अपनी एज से बड़े लगने लगते हैं। उनको जो स्ट्रेस होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज नोन टू बी द बेस्ट, जिसको बोलते हैं एक इलाज एक चीज का, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो जब वो एक लिमिट कर देता है इस चीज को, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के। गाइस, जो अगला रीजन है जिस वजह से हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट यू आर हैविंग। इट इज साइंटिफिकली नोन फैक्ट, और ये बहुत स्टडीज में बताया गया है साइंटिफिकली कि जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में होते हो, तो आप जब भी रेस्ट फेज में होते हो, तो आपका मैक्रोज एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 5 टाइम्स तक एनहांस हो जाता है। ये बहुत स्टडीज में है। अगर आप हेल्थ लाइन को भी ब्लॉक करें या फिर अमेरिकन एक्सरसाइज काउंसिल के पास भी अगर स्टडी में जाएं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको डेफिनेटली हेल्प करता है आपके मैक्रोज एंड माइक्रोज। मैक्रोज जो हो गए प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, और माइक्रोज होगा जितने भी आपको विटामिन एंड मिनरल्स, मल्टीविटामिन होता है, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत अच्छे से ये लेवल करता है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन करता है। और इस चीज़ में एक और फ़ायदा है आपका, जितना भी आप टाइम बॉडी को रेस्ट कराते हैं, आपका बॉडी का BMR लेवल ही बढ़ता है, विच इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। ये उस चीज़ को भी एनहांस करता है। तो अगर आपको एक अच्छा एब्जॉर्प्शन चाहिए अपने डाइट का, अगर आप डाइट पे हैं या फिर आप एक अच्छी बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं और आप चाहते हैं उसका रिजल्ट आपको मिले, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द वे टू गो फॉर यू। अब गाइस, अगला पॉइंट मैं लास्ट में इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसके साथ में अपना पहला मिथ भी एड्रेस करने वाला हूँ, जो बाद में बस्ट करूँगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग इसलिए हमें चूज करनी चाहिए क्योंकि ये बॉडी का इंसुलिन स्पाइकिंग नहीं होने देता है। अब इसके बहुत फेजेस हैं, इसके पीछे बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत साइंटिफिक स्टडीज हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि इंसुलिन जो होता है दैट इज अ शुगर रिलेटेड, अ प्योर शुगर रिलेटेड हार्मोन विच इंक्रीजेज योर बॉडी शुगर लेवल, या फिर मैं बोलूँ कि वो बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। बॉडी के ग्लाइकोजेंस को में से जितना भी आपका रिजर्व जो भी आपका ग्लूकोज रहता है उसको स्पाइक करता है। तो इस हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए सबसे इफेक्टिव वे ऑफ फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग ही बताई जाती है, विच इज अगेन प्रूवन इन साइंटिफिक फैक्ट्स। तो ये स्पाइकिंग हमारे को कैसे हेल्प करती है? इंसुलिन स्पाइकिंग आप ये समझ लीजिए, इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियास, फ्रॉम वेयर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स आल्सो सिक्रेटेड। तो जब भी आपका इंसुलिन स्पाइक करता है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, अपने रेस्ट के टाइम पे करते हैं, यू नीड दैट टाइम कि आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो और वो अपना फंक्शन करे। बट अगर आपका इंसुलिन स्पाइक होता है तो आपका ग्रोथ हार्मोन उससे प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड होता है कि अगर आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक करेगा तो आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा ही नहीं। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैंने आपको पहले ही बताया ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है और ग्रोथ हार्मोन बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। तो जब ग्रोथ हार्मोन पेनक्रियास से सिक्रीट होकर अपने फंक्शंस पूरे करता है, तो आपका ब्रेन पेनक्रियास को बताता है कि आप इंसुलिन इस टाइम पे स्पाइक नहीं करेंगे। अब गाइस, जो दूसरा मिथ मैं इसमें एड्रेस करना चाहूँगा दैट इज कि लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग और एनी सॉर्ट ऑफ फास्टिंग कैन रिजल्ट इन मसल लॉस। अब पार्शली सही भी है क्योंकि फास्टिंग कैन ऑलवेज रिजल्ट इन योर मसल लॉस, लेकिन मैं हर फास्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहा हूँ। अब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपके मैक्रोज और माइक्रोज की कितनी अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं तो। अब अगर आप हैवी प्रोटीन डाइट पे, बहुत से बॉडी बिल्डर्स हैवी प्रोटीन डाइट पे ही होते हैं, दे आर टेकिंग 2.2 grams of protein per kg as prescribed by many fitness followers and many fitness legends। और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि आपको प्रोटीन लेना ही पड़ता है अप टू दैट लेवल अगर आपको मसल ग्रोथ करनी है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नोन
to do a better protein synthesis when you are on a heavy protein diet। अगर जो भी प्रोटीन की एक हेवी डाइट ले रहा है तो गाइस उसके लिए ये वरदान है, ये फास्टिंग वरदान है। इट हेल्प्स यू इन अ गुड प्रोटीन सिंथेसिस। आपके मैक्रोज जितना भी आप कार्ब्स भी लेते हैं, फैट्स भी लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि कार्ब्स आपको छोड़ देने चाहिए। अगर आप कार्ब्स भी लेते हैं, फैट्स भी लेते हैं, तो ये उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। प्लस अगर आप मल्टीविटामिन लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, अलग से फिश ऑयल वगैरह भी लेते हैं, या फिर आप कुछ भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ऐड करते हैं, जैसे आजकल जिंक और मैग्नीशियम की काफ़ी डिमांड है इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए, तो ये उसमें भी काम आता है। आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं यूजिंग दिस मेथोडोलॉजी। तो ये तो कंप्लीट मिथ है कि आपका मसल लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके मैक्रोज अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होंगे और आप एक अच्छी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो मैं नहीं मान सकता कि आपका मसल लॉस हो जाएगा। अब गाइज मैं ये कुछ केसेस में रेकमेंड नहीं करूँगा फास्टिंग, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा कि कुछ केसेस में जिनमें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं रेकमेंडेड होती है। पहले हैं बच्चे, क्योंकि उनके ग्रोथ हार्मोन ऑलरेडी बहुत एनहांस्ड होते हैं, बहुत पेनक्रियाज उनका एक्टिव होता है, तो बच्चों से तो ये मैकेनिज्म दूर ही रखिए। दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन। दूसरा, स्पेशली द वुमेन who have menstrual problems or some disorder like PCOD or something should not go for this। जिनको थोड़ा menstrual dates या cycles में थोड़ा abnormality है, उनको भी ये मैकेनिज्म recommended नहीं होता। जो तीसरे लोगों की मैं बात करूंगा वो है anybody who is under a condition, whether it is diabetic condition in particular, उनको भी ये कर लेनी चाहिए फास्टिंग, बट विद रिकमेंडेशन ऑफ प्रॉपर मेडिकल हेल्प कंसल्टेशन कि आपको ये फास्टिंग कैसे करनी है। ऑल्दो इट हेल्प्स यू रेगुलेट योर इंसुलिन लेवल, बट हाँ ये चीज़ है कि आपको अपने एक मेडिकल एडवाइस के अंदर ही रह के इसके बारे में बात करनी है। So guys, that's it for today. Thanks for watching this video, and if you like this kind of content, so please do like, share and subscribe the channel. आपके सपोर्ट से ही ये सब कुछ पॉसिबल है, और मैं ऐसी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा रिगार्डिंग मैनी टॉपिक्स इन फिटनेस इंडस्ट्री। और आप मेरे को डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मेरे को वहाँ भी फॉलो कीजिए, and stay tuned for the next video. Again, it will be on a very interesting topic, and bye bye, take care, namaskar till then.